नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। वर्तमान समय में साइबर क्राइम हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आए दिन साइबर क्राइम के अपराधों में तेजी आम बात हो गई है। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है। इस पर विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट पंकज बाफना। आपने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री की है। आप आईटी और साइबर क्राइम की जांच में विशेष रुचि रखते हैं और इसी रुचि के चलते आप गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें साइबर एक्सपर्ट बनाने में भी जुटे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप महाराष्ट्र साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कमेटी में हैं। आप फैकल्टी ट्रेनिंग ऑल इंडिया आईपीएस ऑफिसर्स में हैं। डाटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। आप कई समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़े हैं। आप गुरुदेव श्री नय पद्म सागर जी महाराज साहब द्वारा स्थापित जैन एडवोकेट फेडरेशन के मेंबर भी हैं। सर, आपके साथ सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी प्रेरणा रही जिसने आपको प्रेरित किया साइबर लॉ में एक्सपर्टीज के लिए? प्रेरणा देखो तो ये सब मेरे बिकॉज ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी की दूरदृष्टि बहुत थी। उन्होंने बिगनिंग से ही, जब मैं ज्वेलरी शोरूम में बैठता था, मेरा खुद का ज्वेलरी बिजनेस है, बोलते थे बिजनेस तो हम अनपढ़ लोग करते हैं, तू जब पढ़ा लिखा है तो कुछ ऐसा कर कंप्यूटर्स के अंदर जहाँ पे तू नाम कमा सके। और 97 98 में उस टाइम पे कंप्यूटर्स का बहुत जोर था, तो वो मुझे प्रेरणा मिली। और टुडे आई एम इनटू साइबर। जी सर। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। Sure. लॉकडाउन के कारण आज ज्यादातर लोग घरों से ही अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट उनकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। उन्हें इसका उपयोग करते वक्त किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे खाली लॉकडाउन के वजह से नहीं, कभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जब लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 90% लोगों के पास वाईफाई होता है। आज वाईफाई से ज्यादा काम करते हैं, डेटा प्लान पे कम करते हैं। तो वाईफाई कनेक्टिविटी करते ही आपको, जब आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अपना कनेक्शन लेते हैं, तो आपको उसका आईपी एड्रेस एज वेल एज उसका पासवर्ड वो आपके हाथ में लेना चाहिए। और इमीडिएटली जैसे कनेक्शन करते हैं आपको पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या रहता है, सर्विस प्रोवाइडर को आपका पासवर्ड पता होता है। हम नहीं कहते कि सारे सर्विस प्रोवाइडर डेटा लीक कर सकते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो आपका डेटा लीक कर सकते हैं, आपका पासवर्ड किसी को भी शेयर करवा सकते हैं, जिससे प्राइवेसी आपकी चली जा सकती है। और हैकर्स या एनी क्रिमिनल्स माइंडेड जो भी रहते हैं, वो आपका वाईफाई पासवर्ड यूज करके आपको तकलीफ में डाल सकते हैं या खुद का मोटिव सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको आपका पासवर्ड बहुत सिक्योर रखना है। आप ही कहते, प्लस मेक इट अ हैबिट। आपको महीने में, 1.5 महीने में एक बार वो पासवर्ड चेंज करना चाहिए। पासवर्ड भी इतना इजी नहीं रखना चाहिए कि कनेक्टिविटी को कोई भी कनेक्ट कर सके आपके पासवर्ड। जैसे हम कभी भी वाईफाई कनेक्शन आप जब कनेक्ट करते हैं तो एक साथ में 10-15 लोगों का हमें दिखता है कि कौन कनेक्टेड है ऑनलाइन। बहुत बार होता है कि उसके अंदर हम अंदर घुस भी सकते हैं, क्योंकि उसका पासवर्ड इतना इतना ये होता है, 4 डिजिट का होता है या खुद का ईयर्स के हिसाब से डालता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू पेनिट्रेट इनटू इट। तो मेरे हिसाब से पासवर्ड सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सर, बिल्कुल सही बात है। काफी देखा गया है कि लोग पासवर्ड सिक्योरिटी को लेकर सजग नहीं है। वे पासवर्ड ऐसे बनाते हैं जैसे उनका नाम और कुछ न्यूमेरिकल नंबर ले लेते हैं, या कुछ अपनी सिटी का नाम ले लेते हैं, या कई कुछ अपने ऑफिस का नाम लेकर पासवर्ड बना लेते हैं। तो पासवर्ड सर कैसा होना चाहिए जो पूरी तरह सुरक्षित हो? देखिए, पासवर्ड ऐसा भी होना चाहिए कि आपको खुद को भी याद रहे। कि हम कहते हैं कि पासवर्ड ऐसा रखिए, अल्फा न्यूमेरिक रखिए, वो रखिए, बट बहुत बार होता है कि मैं खुद भी भूल जाता हूँ। तो खुद भी भूल जाते हैं, अरे पासवर्ड क्या था, देन वी गो टू फॉरगॉट पासवर्ड। लेकिन इतना भी इजी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पासवर्ड कोई भी कर रहे हैं, आप अल्फा न्यूमेरिक प्लस अलोंग विद एन एस्की कैरेक्टर्स अगर आप रख रहे हो, एक लॉन्ग पासवर्ड रखिए, छोटा पासवर्ड मत रखिएगा। जिससे बहुत, अभी जैसे मैं अगर आपको जानता हूं तो मुझे पता है कि विजय कुमार जी क्या पासवर्ड रख सकते हैं, उनके हैबिट्स क्या है। और नॉर्मली बातें करते करते, अगर दोस्तों में रहते हैं, जान पहचान में, हम बातें करते करते ऐसी चीजें बोल देते हैं जिससे पता नहीं चलता है कि सामने वाले ने उसको ग्रास्प कर लिया है। तो इतना भी इजी नहीं रखना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा रखना चाहिए। प्लस अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेमोरी में नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पे लिख के रखिए जो सिर्फ आप ही को पता हो और किसी को पता नहीं हो। और उधर लिखते भी हो तो ऐसा मत लिखिए मेरा वाईफाई पासवर्ड ये है, मेरा बैंक अकाउंट पासवर्ड ये है। आप कुछ भी लिख के रख दो, स्क्रिबल करके आपके ड्रॉअर में या कहीं दीवार पे साइड में कहीं पे लगा दो, क्योंकि वो घर के ही मेंबर तक रहेगा, बाहर वालों को नहीं पता चलेगा। तो आई सजेस्ट के लॉन्ग पासवर्ड रखो, प्लस हैबिट हर 15 दिन 20 दिन में चेंज करते रहिए।
जरूरी नहीं है कि वही दूसरा पासवर्ड आपको पता रहता है, आप उसको आगे पीछे करके पासवर्ड बना सकते हैं जो आपको इजीली यू कैन रिमेम्बर इट इजीली। जी सर, अगर कोई कंप्यूटर डेस्कटॉप का उपयोग कर रहा है या लैपटॉप का उपयोग कर रहा है, उसके पास एंटीवायरस नहीं है, तो ऐसे में उसका काम करना उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है? बहुत कुछ। एंटीवायरस नहीं है मतलब मैं तो बोलता हूँ उसको तो फिर लैपटॉप या कुछ यूज ही नहीं करना चाहिए। जो आदमी गाड़ी रखता है लेकिन पेट्रोल पेट्रोल नहीं भरेगा तो गाड़ी उसके लिए कुछ काम की नहीं है। देन वी कैन नॉट ब्लेम अदर्स, क्योंकि एंटीवायरस आपका वॉचमैन का काम करता है। आप एक बड़ी पॉश सोसाइटी में रह रहे हो लेकिन अंदर सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है बिल्डिंग के अंदर, तो वो पॉश सोसाइटी आपके लिए कोई काम की नहीं है। तो सेम वे आप लैपटॉप लेते हो, आज लैपटॉप एवरेज भी कॉस्टिंग निकालो तो 35 से 40 हजार रुपए का आता है। आप प्लस आपका डेटा, सबसे बड़ी चीज होती है आपका डेटा, उसकी वैल्यू नहीं पता होती है आपको, पता नहीं उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई फिजिकल सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं मिलेगा, आपको एंटीवायरस जो आपको प्रिवेंट करे फायरवॉल्स के जरिए कि कोई थर्ड पार्टी उसके अंदर एक्सेस ना ले, आपके सारी डेटा कोई कॉपी ना करे, और प्लस उसको फ्री का नहीं रखे, पेमेंट देके उसको खरीदा जाए ताकि कंपनी आपको सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। फुकट का माल आपको कैसा रहेगा आपको पता है, वो बाद में आपको ट्रायल वर्जन देंगे 30 दिन में, आप खुश हो जाते हैं लोग, अरे 30 डेज तो चलेगा कम से कम। फिर पीपल आर वेरी स्मार्ट ऑल्सो, उसको 29 डे को डिलीट कर देंगे, वापस रीइंस्टॉल करेंगे, वापस 30 डे करें, लेकिन वो कुछ काम का नहीं रहता है। वो सिर्फ आपको ये दिलाता है कि भाई हो मेरे पास एंटीवायरस है, लेकिन बैकएंड में वो कुछ काम का नहीं रहता है। इसलिए आई प्रिफर डाउनलोड कीजिए, परचेज कीजिए, लेकिन परचेज करके एंटीवायरस में 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैंड अलोन आपके पीसी के लिए होता है और एक इंटरनेट के लिए होता है। दोनों खरीदेगा, क्योंकि आज के टाइम में 99% हम ऑनलाइन काम करते हैं, उसका एंटीवायरस अलग आता है और स्टैंड अलोन के लिए अलग आता है। तो सजेस्टिंग है पेड वर्जन लीजिएगा और उसको अपग्रेड करना है वापस, खाली डाउनलोड करके रखना नहीं है, उसको अपग्रेडेबल वर्जन में रखना है, क्योंकि वायरस इज एवरी मोमेंट न्यू वायरस आर बीइंग डेवलप। तो हमें अपने एंटीवायरस को भी ये करना है ताकि उस नए एंटीवायरस को वो नए वायरस को वो रोक सके। आज पूरी दुनिया संचार की क्रांति के कारण कम्युनिकेशन बहुत सरल हो गया है। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप ऐप का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। सर, ये व्हाट्सएप कितना सुरक्षित है? अगर आप सही तरीके से यूज करो तो बहुत सुरक्षित है, लेकिन अगर आप मिस यूज करो या विदाउट एनी नॉलेज कोई भी चीज यूज करो तो असुरक्षित ही है। आप अपना कोई भी घर के अंदर भी डिवाइस करो या गाड़ी भी चलाओ, लेकिन उसका नॉलेज ही नहीं हो कि कहाँ रुकना है, कहाँ ब्रेक दबाना है, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। द सेम वे व्हाट्सएप के अंदर भी इट इज अ गुड मैसेजिंग सर्विस। आप उसको अगर सही तरीके से अगर अपने कंट्रोल में रख के, ऐसा नहीं हो कि आप किसी और के कंट्रोल में चले जाओ। आपको अगर कोई ग्रुप में ऐड कर रहा है तो आपके ऊपर है आपको उस ग्रुप में रहना है नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में आए थे कि अरे मैं 100 ग्रुप के अंदर मेंबर हूं, नहीं, 100 में से अगर एक भी नोटोरियस निकला आप तकलीफ में आ सकते हो। मैसेजेस जब आते हैं आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ऑटो डाउनलोड कभी भी मत रखिए, क्योंकि अनवांटेड आपको पता भी नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके साथ में बैठा हूं और अगर मेरा ऑटो डाउनलोड रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली मेरे को अनवांटेड फाइल्स मेरे मोबाइल के अंदर या मेरे डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगी। तो उसे हमें नहीं रखना है। पढ़ के प्लस जो मैसेज भेज रहे उसकी जानकारी रखना कि मैं उसको पहचानता हूं कि नहीं पहचानता। अननोन आदमी का कोई भी मैसेज एक्सेप्ट नहीं करना है, डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो तो उसका कम्युनिकेशन क्यों करते हो। अगर ये सब चीजें फॉलो करो तब आपको कोई हानिकारक नहीं है, देन इट इज द बेस्ट सर्विसेज। जी, वर्तमान समय में व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं उपयोगकर्ता हर उम्र के लोग हैं। आपको लगता है कि इसके इस्तेमाल को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश आने चाहिए? विजय जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क ब्रेक हुआ था। जी सर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में व्हाट्सएप का उपयोग हर उम्र के लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ दिशा निर्देश आने चाहिए? जरूरी है, क्योंकि क्या है अभी इसका मिसयूज ज्यादा होने लग गया और यूज कम हो रहा है। क्योंकि हम अभी हर उम्र के लोग, ऐसे नहीं है कि खाली जिसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है वही यूज कर रहे। बच्चों के जरिए अपने आप को बिजी रखते हैं, बच्चे एंटरटेनमेंट का जरिया ले रहे हैं उसको, बुजुर्ग जो है वो उनको टाइम पास का जरिया ले रहे हैं विदाउट नोइंग ये इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर अगर एक बटन भी गलत दबा दिया वो और एक बार शूट अप हो गया वो कम्युनिकेशन, वो वापस नहीं ले सकते आप। ये बंदूक की गोली जैसा, एक बार शूट हो गई देन यू कैन नॉट विथड्रॉ इट बैक। तो उसी हिसाब से कुछ कानून होने चाहिए जो रिस्ट्रिक्शंस रखे। हर इंसान को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे अभी व्हाट्सएप ने अभी एवरी टाइम एवरी मंथ या 2 मंथ में अगर आप देखो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ अपग्रेडेशन ला रहा है। अभी फॉरवर्डेड मैसेज पहले एक साथ में आप कितनों को भी भेज सकते थे,
अब आपको रेस्ट्रिक्शन है कि आप 5 से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते सिंगल मैसेज। तो ऑटो जब रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो भले वो एंटरटेनमेंट के जरिए करो या पार्ट टाइम के जरिए, वो आपको रोक देगा। वैसे ही व्हाट्सएप अभी खुद बहुत से डेवलपमेंट कर रहा है, तो ओरिजिनलिटी जो ओरिजिनल मैसेजेस अपलोड करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, उनका भी पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट में है। प्लस कानून, स्ट्रिक्ट कानून बन रहे हैं उसके ऊपर। अभी जैसे कोविड के अंदर भी देयर आर एम्पल ऑफ लॉज व्हिच हैज बीन अमेंडेड फॉर ओनली फॉर कोविड। पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई हैज आल्सो पास्ड आउट सम पर्टिकुलर डायरेक्शंस कि भाई अगर किसी ने व्हाट्सएप के जरिए कोई भी मैसेज फॉरवर्ड किया जो किसी इंसान को क्षति पहुंचा सकता है या देश के लिए असुरक्षित हो सकता है, तो उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट में है। कम्युनिकेशन को जितना हम सेफ्टी तरीके से अगर यूज करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस बात को मानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग के अंधाधुंध इस्तेमाल से, बहुत ज्यादा इस्तेमाल से आपराधिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही है साइबर क्राइम में? यस, हर चीज का होता है। रफ्तार से कोई भी चीज आती है तो नुकसानदायक ही होती है। जी सर, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीटिंग ऐप के इस्तेमाल में बड़ी तेजी आई है। ये ऐप कितनी सुरक्षित है सर? जैसे अगर हम देखें तो ये बून है। ये जैसे अभी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है, हम भी आज आपके साथ कनेक्ट कर चुके हैं तो बिकॉज ऑफ दैट। तो ये इसको वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग बोलते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते थे, तो ये सारी चीजें, लेकिन जरूरत नहीं होती थी, उसकी वैल्यू पता नहीं थी लोगों को कि हमें क्या करना है। हम फिजिकली किसी को भी मिल सकते हैं, हम फिजिकली मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन इसका पता चला है। अब ये देखिए कहीं ना कहीं ये दीज आर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कोई ना कोई कंपनी बनाती है, कंपनी के पीछे इंसानी गतिविधियां होती है, और जब इंसान कोई चीज बनाते हैं, और ये सब कमर्शियल कंपनीज है, ये कोई एनजीओ नहीं है जो बना रही है, इट्स ऑल कमर्शियल कंपनीज। कहीं ना कहीं उनको भी रेवेन्यू चाहिए बिकॉज इसके अंदर ह्यूज एक्सपेंडिचर्स है। तो वो सब क्या करते हैं, वो आपसे कोई चार्ज, आपका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। लेकिन अगर मैं जितने भी लोगों के संपर्क में आया हूँ, 40 से 50% लोग ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्री में यूज कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू पे फॉर इट, हमें पेमेंट नहीं देना है, हम फ्री वाला यूज करेंगे। अगर किसी ने पेमेंट मांगा तो हम दूसरे ऐप पे चले जाएंगे। वो कंपनीज फिर आपका डेटा बैकअप रखते हैं। बोले कोई भी ऐप पे जाइए आप, कोई बोलेगा खाली के जूम के ऊपर ये था, नहीं, आप कोई भी ऐप पे जाइए, आपका डेटा बैकअप में रहता है उनके पास। फिर उनके ऊपर है कि वो कहाँ पे यूज करे या मिस यूज करे। तो इट इज द सेम थिंग, पेड में जाओ या अनपेड में जाओ, आपका डेटा ब्रीच होता ही है। तो सर ऐसा क्या करना चाहिए कि डेटा ब्रीच नहीं हो? कॉन्फ्रेंसिंग वही करिए जिसको आपको लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं, हम अभी जैसे जानकारी, डेटा ब्रीच भी हो जाए तो कोई नुकसानदायक नहीं है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल के ऊपर या कोई भी दूसरे सर्च इंजन के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन अगर हम कुछ बहुत सी पर्सनल चीज अगर इस पे शेयर करना चाहे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, डोंट शेयर इट। बहुत से केसेस आए मेरे को ड्यूरिंग द लॉकडाउन के जूम के ऊपर पर्सनल मीटिंग्स होने लग गई है, पर्सनल चैटिंग्स होने लग गई, तो उसके फोटोग्राफ्स लीक होते हैं, आपके रिकॉर्डिंग्स लीक होती है, यहाँ तक कि बहुत सी जगह पे लीगल प्रोसीडिंग्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें उसकी ये सिक्योरिटी बेसिस पे ध्यान रखना चाहिए। पासवर्ड, क्योंकि ये कॉमन पासवर्ड प्लेटफॉर्म्स है, इन यूनिक पासवर्ड चल रहा है हर जगह पे। अगर अभी मैंने आपको पासवर्ड शेयर किया, आप किसी और को फॉरवर्ड करो, दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी एंटरिंग इनसाइड। लेकिन होस्ट जो होता है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, किसे लेना है अंदर, किसे नहीं लेना है, किसे वेटिंग रूम में रखना है, ये सारी चीजें होस्ट को जानकारी, ट्रेनिंग लेके मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस बना दिया, हमने शूट आउट कर दिया। फिर होस्ट इज रिस्पॉन्सिबल, अगर होस्ट आए तो डेटा कॉपी करने से रोक सकता है। जी, तो आप सोशल मीटिंग कीजिए, ऐप का भरपूर इस्तेमाल भी कीजिए, लेकिन इसका खास ध्यान भी रखिए। सर, देश का एक बड़ा वर्ग मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके साथ फ्रॉड होने की बातें आम हो चुकी है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, और उसके साथ ऐसा ना हो उसके लिए उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मोबाइल फ्रॉड जो हो रहे हैं वो बहुत पुराना टाइप का क्राइम हो चुका है जो कहे हम। लेकिन इसके अंदर भी ऐसा है कि जैसे मैंने आपको कैसे कहा, अगर हम सतर्क रहे तो कोई भी बंदा आपके डिवाइस अंदर घुस नहीं सकता है। कहीं ना कहीं हमारा नेग्लिजेंस होता है या हमारा लालच होता है। जैसे हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, लोग कहते हैं हम मोबाइल के जरिए किया, मेरा इतना पैसा चला गया, वॉलेट के जरिए मैंने कुछ पैसे चले गए।
क्यों जाते हैं? वो अपने आप नहीं जाते, कहीं ना कहीं आपने उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को लिंकेज भेजा है या उसको अंदर आने की परमिशन दे दी है। तो ये जानकारी रखनी चाहिए कि आपको सबसे पहले तो एप्स वही डाउनलोड करो जो आपको जरूरत है। कंपटीशन में आके कि तेरे पास ये ऐप है तो मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन सीक ऑल द परमिशंस, आपसे सारी परमिशंस मांगते हैं आपके गैजेट को कंट्रोल करने की, और हमें क्योंकि हमें लग रहा है वो हमें जरूरत है, हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। बैकएंड में क्रिमिनल्स को भी पता है कि ये बंदा कौन सा ऐप यूज कर रहा है, इसका सोशल बिहेवियर कैसा है, तो वो उसी तरीके से ऑनलाइन फोन करते हैं या मैसेजेस भेजते हैं या चैटिंग करते हैं, और वो आपके जरिए वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट डाउनलोड अनवांटेड एप्लीकेशंस, जो जरूरत है वही कीजिए, प्लस अपने जरूरत के हिसाब से पैसा रखिए उस वॉलेट के अंदर। जरूरी नहीं है आपको बैंक अकाउंट के साथ में लिंक करना है। लोग कहते हैं बैंक अकाउंट के साथ में लिंक करना है क्योंकि हमें याद नहीं रहता है, जरूरत है उस टाइम पे हम पैसा कहां से ट्रांसफर करेंगे। आपको आपके एक्सपेंडिचर्स पता होने चाहिए, मंथली आपके बिल्स कितने हैं या आपके कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, दैट विल कंट्रोल योरसेल्फ एज वेल एज क्रिमिनल्स को एक्सेस नहीं मिलेगा। वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स को जहां तक अगर जरूरत ना हो तो लिंक मत कीजिएगा, कोई भी वॉलेट हो लिंक मत कीजिएगा। मैं भी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैंने कभी भी अभी तक बैंक अकाउंट को लिंक नहीं किया, लेकिन मेरा सब काम चल रहा है, कहीं रुका हुआ नहीं है। मुझे आज जरूरत है, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हमने ई वॉलेट्स यूज किए हैं, कैश ट्रांजेक्शन कम किए। मुझे पता है आज 5,000 रुपए की मुझे जरूरत होगी तो 7,000 भर के रख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज भी हो गया वॉलेट तो 7,000 का ही रिस्क है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट के साथ में रिस्क लिंक किया हुआ है फिर आपका जितना भी बैलेंस है वो वाइप ऑफ हो सकता है। तो इसलिए सर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत बहुचर्चित केस रहा है जिसका नाम है मिस्ड कॉल केस के नाम से जाना गया, जिसमें एक बिजनेसमैन के 1,86,00,000 रुपए रात को 2 बजे खाते से गायब हो जाते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए सर, ये कैसे हुआ इतना बड़ा फ्रॉड? आपको बता दूं ये केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। ये मेरे क्लाइंट का नाम है मिस्टर विमल शाह। मैं ओपनली बोलता हूँ बिकॉज इट इज अ रिपोर्टेड केस और ये मिस्ड कॉल केस के नाम से फेमस है। अभी इसके अंदर ऐसा था कि रात को 11 बजे मेरे क्लाइंट का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मतलब उसे पता नहीं, वो सो गया था रात को 11 बजे। सुबह में जब वो उठा 8 साढ़े 8 बजे, अभी हमें एक हैबिट हो चुकी है, उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं। तो उसने जब मोबाइल ट्राई किया कॉलिंग करने के लिए तो उसका नेटवर्क, उसका आउटगोइंग कॉल्स बंद हो चुका था। 9:30 बजे ही वेंट टू द वोडाफोन गैलरी एट माहिम। वहां जाके पूछा तो उन्होंने बताया कस्टमर केयर ने कि आपकी सेवाएं रात को 11 बजे डिस्कनेक्ट कर दी गई है क्योंकि आपने हमें फोन पे रिक्वेस्ट भेजा था कि आपका मोबाइल गुम हो गया है, इसके लिए आपकी सेवाएं बंद कर दी जाए। तो वो ही वाज शॉक, बोलते मैंने तो ऐसा कोई रिक्वेस्ट दिया नहीं। तो बोलते हमारे पास रिक्वेस्ट है इसलिए हमने बंद कर दिया। फिर सुबह 11 बजे उनको जब वो बैंक में गए तब पता चला तो उनका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो चुका था, बैंक के अंदर 1 रुपया नहीं था, जबकि बैंक के अंदर 1,20,00,000 रुपए थे। उनका अकाउंटेंट ने जब ये चेक किया, इमीडिएटली बैंकर को बोला कि भाई मेरे अकाउंट में 1,20,00,000 थे, पैसा गया किधर? वो कहते हैं आपने रात को 1:30 बजे सारे पैसे को आरटीजीएस किया है और टोटल अमाउंट जब उन्होंने लॉग रिपोर्ट्स मांगा कि कहाँ कहाँ पैसे गए, 1,86,00,000 रुपए चले गए। आप ये सोचिए अकाउंट के अंदर 1,20,00,000 है, फिर भी 1,86,00,000 जा रहे हैं, तो 60 लाख 66 लाख किसका है? मेरा क्लाइंट कह रहा है ये मेरा नहीं है पैसा, 66 लाख मेरे पास था ही नहीं, तो किसका है? हमने बैंक को अप्रोच किया, पुलिस में एफआईआर करवाई, इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी भी। फिर उसमें पता चला कि उसका सिम कार्ड को डुप्लीकेट सिम बनाया गया था रात को 11 बजे, जिसे कहा जाता है सिम स्वैपिंग क्राइम। सिम स्वैपिंग, एक ही सिम के 2 वर्जन बनते हैं। तो रात को ओटीपी और क्रिमिनल के मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ रहे थे और वो बेनिफिशियरी ऐड कर करके सारा पैसा ट्रांसफर कर चुका था। कैन यू हियर मी? यस सर। हेलो, बोलिए सर। नवंबर 2018 में हुआ था जी। सॉरी नवंबर 2018 में हुआ था। हम सक्सीड हो चुके हैं क्योंकि हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट के अंदर जाके हमने स्टे ऑर्डर लिया क्योंकि मेरे क्लाइंट को इंटरेस्ट भी लग रहा था बैंक की तरफ से। सारा पैसा उसके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया गया है बैंकर की तरफ से
और उसको एक फ्रीज अकाउंट के अंदर रखा गया है और अभी ये केस चालू है। लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि आप अपना मोबाइल, कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर लीक हो गया और इसे सिम स्वैपिंग केस कहते हैं, इमीडिएटली रिपोर्टिंग कीजिए और बैंक को भी इन्फॉर्म कीजिए कि आपका ऐसा चीज हो चुका है, आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ताकि सो दैट बैंक कैन ऑल्सो टेक द इनिशिएटिव। सर एक बात आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि हम जब देखते हैं कि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है, तो फिर हम समझते हैं कि अभी मोबाइल बंद हो चुका है, अब कोई बात नहीं। लेकिन इस केस में एक बात सामने आई कि मोबाइल स्विच ऑफ था, फिर भी फ्रॉड हुआ। तो सर इसका मतलब ये कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है तो भी मोबाइल बंद नहीं है? जी नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल आपकी तरफ से स्विच ऑफ है, सिम कार्ड आपका चालू है, सर्वर पे आपका सिम चालू है, आपका हैंडसेट स्विच ऑफ है, आपका कनेक्शन स्विच ऑफ नहीं है। जी। अ, सर हम अक्सर हमने देखा है कि हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर प्लग को साथ में लेकर घूमते हुए लोगों को आसानी से देख सकते हैं। वे अपना चार्जर निकालकर कोई भी पावर प्लग का यूज करते हैं और मोबाइल को चार्ज करने लग जाते हैं। सर ये कितना सही है, ये सुरक्षित है? देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप जितना हो सके तो उतना कम चार्जिंग कीजिए, बिकॉज उसे जूस जैकिंग क्राइम कहा जाता है। आपका खुद का चार्जर हो अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पब्लिक चार्जर के ऊपर आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह पे क्या रहता है, क्रिमिनल्स ऑलरेडी उनके खुद के चार्जर्स इंस्टॉल किए हुए रहते हैं, हिडन चार्जर्स लगे रहते हैं, जो एक्चुअल चार्जर्स नहीं होते, वो डेटा ट्रांसफर कॉर्ड्स होती है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मोबाइल क्लोन हो रहा है, आपको लग रहा है चार्जिंग हो रहा है, और चार्जिंग में आपका मोबाइल क्लोन हो रहा है और आपका डेटा पूरा ट्रांसफर हो रहा है। तो एडवाइजेबल है पब्लिक, आप पावर बैंक कैरी कीजिए आपके साथ में अगर चाहिए तो, या फिर खुद का पोर्टेबल चार्जर। पब्लिक चार्जिंग जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। सर इससे जुड़ा हुआ भी कोई केस है सर? हेलो? हेलो? इसमें अभी एक मुंबई बॉम्बे एयरपोर्ट का ही केस है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। ये जी। करीबन 4-5 महीने पहले की बात है, अराउंड द मंथ ऑफ जनवरी 2020। उसके अंदर थे एक जो सेलिब्रिटी है वो बॉम्बे से गोवा जा रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पे सडनली पुलिस आई, उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया गया, उनको गोवा नहीं जाने मिला। जब उनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने पूछा मेरा क्राइम क्या है। एक पर्टिकुलर जो कंप्लेनेंट है उसको आपने अश्लील वीडियोस भेजे हैं आपके व्हाट्सएप के जरिए। वो कहता मैं भेज ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता भी नहीं हूँ आप जिसका नाम ले रहे हो उसको अरेस्ट करके लेके गए। 4 दिन उसको रिमांड में रखा गया। फिर बाद में जब मैटर आया हमारे पास, हमने जाके कंप्लेनेंट को पूछा कि आपको किसने भेजा था, बोलते हैं हमें नहीं मालूम किस, हमने इस अक्यूज ने भेजा था। फिर जाके अक्यूज को मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल के अंदर सेंट में, कंप्लेनेंट के मोबाइल के अंदर उसके व्हाट्सएप में इनकमिंग पोर्नोग्राफिक क्लिपिंग्स थी। फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका व्हाट्सएप वाज हैक और किसी और ने उसका व्हाट्सएप नंबर यूज करके पोर्नोग्राफिक क्लिपिंग उस कंप्लेनेंट के मोबाइल पे भेजा गया था, जबकि अक्यूज को तो पता भी नहीं था। तो इस पर्टिकुलर देयर इज टेक्नोलॉजी इन दिस ऑल्सो। हम समझते हैं हमारा सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन इज वेरी सेफ। जी नहीं, कहीं ना कहीं उस, फिर बाद में अक्यूज को पूछा गया कि तुमने कभी किसी लिंक पे क्लिक किया था क्या। बोलते अभी इतने सारे मैसेजेस आते हमें नहीं पता हम कौन से लिंक पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल अभी हमें जूम का इनविटेशन आ रहा है कोई पर्टिकुलर वेबिनार का, और हम उस पर क्लिक कर रहे हैं, हम समझ रहे कोई इंटरेक्टिव सेशन होगा, लेकिन जैसे ही क्लिक करते हैं उसका पर्टिकुलर डिवाइस या वो पर्टिकुलर ऐप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा केस था और उसको अभी बेल पे छोड़ा गया है अक्यूज को, अभी क्वेश्चन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला गया है। जी सर, ये काफी सुनने में आया है कि जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप हमारा सारा डेटा एक्सेस करता है। ये बात कितनी सही है और यूजर्स को ऐप डाउनलोड करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? विजय जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि जी सर। इंटरनेट कनेक्शन बहुत। जी जी सर, आवाज आ रही है सर आपको? सर हाँ आ रही है। जी जी सर, ये काफी सुनने में आया है कि हम जो ऐप डाउनलोड करते हैं वो ऐप हमारा सारा डेटा एक्सेस करता है। ये बात कितनी सही है और यूजर्स को ऐप डाउनलोड करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
सबसे पहले मैं अभी पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि वही ऐप डाउनलोड कीजिए जिसको आपको जरूरत हो। प्लस ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके क्रेडेंशियल चेक कीजिएगा कि कौन सी कंपनी बना रही है, कौन सी कंट्री में बेस्ड है। आप इमीडिएटली जस्ट आप लोगो देख के, एडवर्टीजमेंट देख के उसको ऐप डाउनलोड मत कीजिएगा। जरूरत हो तो ही कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ऐप डाउनलोड करना है, तो जैसे डाउनलोड करते हैं आपका रीजन सॉल्व हो जाता है, इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। क्योंकि जितना आप यूज नहीं करोगे उतना डे बाय, प्लस आपको चेक करना हो कि कौन सा ऐप आपका ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या आपका मोबाइल का डेटा लेके जा रहा है। देयर इज अ फैसिलिटी, आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग्स में जाके आप चेक कीजिएगा कि कौन सा ऐप आपका बैटरी कंजम्पशन कितना ले रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऐप मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं फिर भी मेरा बैटरी कंजम्पशन हो रहा है, मतलब आपका डेटा कहीं ना कहीं माइग्रेट हो रहा है। उस पर्टिकुलर ऐप को आपको ब्लॉक करना है या उसको डिसेबल करना है अगर आपको जरूरत नहीं है तो एप्लीकेशंस वही डाउनलोड करो जो आपको चाहिए, वरना नहीं। सर आज अगर सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत किसी की है तो वो इंटरनेट की है, तो सर ये पब्लिक वाईफाई, ऑफिस वाईफाई कितना सुरक्षित है सर, या ये भी पावर प्लग की तरह ही खास ध्यान रखकर इसका यूज करना चाहिए? यस, अभी जैसे बहुत बार ऐसे वाईफाई भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। मेरे ही पास एक केस था जिसके अंदर हैकर मेरे सामने बैठ के इलाहाबाद का डेटा पूरा चोरी कर रहे हैं। बट ही वॉज एन एथिकल हैकर, ही वॉज वर्किंग फॉर द पुलिस। पुलिस के लिए उसने क्रिमिनल का ही डेटा पूरा हैक कर दिया, लेकिन वाईफाई कनेक्टिविटी किसी और का यूज करके, ताकि उसका आईपी ट्रेस ना हो। तो ये है कि इसलिए मैं कहता हूँ वाईफाई हो या अपना खुद का डेटा पैकेज वाईफाई स्ट्रॉन्ग रखिए। प्लस मेक इट अ हैबिट टू चेंज द वाईफाई पासवर्ड, हो सके महीने 1.5 महीने में। और प्लस लोगों को सबको मत दीजिए, उसको भी सेग्रीगेट कीजिएगा। आपके पर्सनल लोग कितने, फॉर एग्जांपल ऑफिस में है 20 लोग काम करते हैं और 4 एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, तो 4 लोगों को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड दीजिए, बाकी को यूजर पासवर्ड दीजिए। प्लस एक यूजर स्पेसिफाई कर दीजिए कि ये वाईफाई के अंदर सिर्फ 20 लोग यूज कर सकते हैं, 21वां एंटर नहीं कर सकता है, और 20 के 20 आपके ऑफिस के लोग हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। प्लस अगर हम कहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर होल ऑफ मुंबई इज फ्री वाईफाई, तो आप सोचिए कितने लोग उसके अंदर हैकर्स भी होंगे, क्रिमिनल्स भी होंगे, प्लस नॉर्मल यूजर्स भी होंगे। तो इसीलिए वही यूज कीजिए जहां पे आपको क्लोज डोर के अंदर हो। होटल्स के अंदर भी जाते हैं तो आपके रूम के हिसाब से ही आपका पर्सनल पासवर्ड लीजिएगा, कॉमन लॉबी पासवर्ड मत यूज कीजिएगा। तो ये थोड़ी जानकारी अपने रखनी चाहिए, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ऑनलाइन एजुकेशन देश में बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। शिक्षा शास्त्री सर आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। यस जी सर। सर ऑनलाइन एजुकेशन देश में बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। शिक्षा शास्त्री इस बात को लेकर उत्साहित है कि इसके अंदर भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं। हम सब ये जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे में उनके माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले माता पिता को ये देखना चाहिए कि वो कौन सी ऐप यूज करने वाले हैं, बच्चों को कौन से ऐप के ऊपर पढ़ाया जाने वाला है, प्लस ट्यूटोरियल्स कौन है, टीचर कौन है। क्योंकि अभी बहुत से केसेस आए ये लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि बहुत से स्कूल्स ने जूम के ऊपर क्लासेस कंडक्ट किए हैं। उसके अंदर केसेस भी आए कि अनवांटेड पीपल हैव एंटर्ड इनटू द क्लासरूम्स। क्लासरूम के अंदर उनके 2 बच्चे देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पंकज बाफना एक स्टूडेंट है, तो सडनली कोई और पंकज बाफना भी आ जाता है और वो उस क्लास को इंटरप्ट करके कोई अश्लील वीडियो डाल देता है, अश्लील पिक्चर डाल देता है, प्लस कमेंट्स लिख लेता है टीचर के बारे में। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि कौन है, पेरेंट्स का ड्यूटी है, कितना बजे आपका सेशन होने वाला है, कौन होस्ट कर रहा है, और प्लस वेदर ये स्कूल की या इंस्टीट्यूशन की तरफ से रियलिटी में है कि नहीं है। बिकॉज बहुत बार होते हैं कि बच्चों को भी पता नहीं रहता है कि ये पर्टिकुलर सेशन स्कूल कंडक्ट कर रही है या कोई प्राइवेटली कंडक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स को ध्यान रखनी है। स्कूल में फोन करके या स्कूल को ईमेल करके कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा कोई सेशन आज होने वाला है क्या, तो देन एंड प्लस टीचर के साथ में कंफर्म करके, तो ये थोड़ा वॉच रखना जरूरी है। जी सर। सर ई कॉमर्स में खरीदारी करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ई कॉमर्स में जहां तक हो सके अपना क्रेडेंशियल जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है वो कहीं पे भी सेव मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत बार आता है जैसे हम कोई भी पोर्टल पे जाते हैं तो हम जैसे ही क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं वहां पे ब्राउजर पूछता है शुड आई रिमेंबर योर पासवर्ड, वहां पे नो करना है। हमें आलसू नहीं बनना है कि नेक्स्ट टाइम हमें वापस पासवर्ड याद नहीं रखना है।
यस क्लिक कर देते। जैसे ये यस क्लिक करोगे, ब्राउजर आपका पासवर्ड ले लेता है और आपको पता नहीं है कि बैकएंड में कौन कौन लोग बैठे हुए। तो उतना आपको ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट सेव योर पासवर्ड। सेकेंडली, अगर आप कोई पर्टिकुलर, जितना हो सके, मैं कहता हूं जितना हो सके आपके कार्ड की गतिविधियों पे ध्यान रखिए। एक्सपेंडिचर्स वही कार्ड यूज करिए जिसमें लिमिटेशंस हो। अनलिमिटेड बैलेंस जिसमें हो या अनलिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटीज हो, वो कार्ड्स ऑनलाइन यूज मत कीजिएगा। आपको अगर कोई भी है, प्लस आपके मोबाइल शुड बी कनेक्टेड विथ योर एसएमएस सर्विसेज, विथ योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जो भी अकाउंट है उसके साथ में आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए। अब ये तो अगर इंडिया में अगर कोई पर्टिकुलर शॉपिंग करते हो ई कॉमर्स पे, तो आपको ओटीपी फैसिलिटीज है, बट अगर ओवरसीज करते हो तो ओटीपी नहीं आता है। ज्यादा करके जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वो सब ऑनलाइन परचेजिंग विद ओवरसीज मार्केट्स, वहां पे किया जाता है। सडनली बिल आता है तभी पता चलता है कि ये पर्टिकुलर चीज परचेज की गई थी और ये मैंने किया, और बिल भी आता है आफ्टर 40 डेज साइकिल। हमें याद भी नहीं रहता कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, हम ढूंढने में बैठते हैं, तब तक तो क्रिमिनल आपका पैसा यूज कर लेता है, ऑनलाइन परचेज करके वो माल बेच भी लेता है। तो हमें लिमिटेड फैसिलिटी, या फिर अभी बहुत से कार्ड कंपनीज ने क्या किया है, ऑनलाइन परचेजिंग के लिए ब्लॉक योर पर्टिकुलर लिमिट्स। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है, मुझे पता है मुझे ऑनलाइन परचेजिंग में कितना करना है, 10,000 का लिमिट मैंने ब्लॉक कर दिया, तो 10,000 के ऊपर कोई भी मेरा कार्ड यूज नहीं कर सकता है। अगर मुझे इमरजेंसी जरूरत पड़ रही है कि नहीं मुझे 20,000 की शॉपिंग करनी है, दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट आपके बैंक्स की तरफ से फैसिलिटी भी है कि आपको उसको एनहांसमेंट करवा सकते हैं फॉर अ सिंगल डे और 2 डेज। इमीडिएटली बैंक को ईमेल करके या बैंक को कनेक्ट करके आपका वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को लिमिट बढ़ा दिया जाए, ताकि आपका मिसयूज ना हो कोई भी। आई सजेस्ट ऑलवेज कीप अ कैप ऑन योर यूजेज ऑनलाइन। प्लस फिजिकल कार्ड भी देते वक्त किसी को भी रैंडमली मत दीजिए। मशीन आजकल सारे रिमोट मशीन है, पेट्रोल पंप पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अभी तो रेस्टोरेंट्स की तो मैं बात ही नहीं कर सकता प्रेजेंट। तो पेट्रोल पंप में जाते हैं हम, कार्ड दे देते हैं, कार्ड की मशीन आप तक लानी चाहिए, आप खुद स्वाइप कीजिए या आपके सामने उस कार्ड को स्वाइप करना चाहिए, क्योंकि कार्ड क्लोनिंग मशीन भी होती है उधर। पासवर्ड भी खुद डालिए, इतने भी आलसू मत बनिए कि उसी पेट्रोल पंप एम्प्लॉय को बोलेंगे ये मेरा पासवर्ड है डाल दो, इतना भी भरोसा नहीं करना है। अभी ये बता रहा हूं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और एक बार अगर पैसा चला गया, प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक। सरकार के द्वारा 2000 में साइबर लॉ के लिए कानून बनाया गया। 2008 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ। आपके मुताबिक आम आदमी को आईटी एक्ट की कितनी जानकारी होनी चाहिए? जैसे ट्रैफिक रूल्स की जानकारी होती है ना, लाल किसके लिए, हरा किसके लिए, वैसा देश का जो कानून है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं कहते कि सारे कानून आप ध्यान में रखो, जो मेजर है प्रिकॉशंस, आपको सेक्शंस और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमें पता है कि अगर लाल सिग्नल तोड़ा, हमें ये नहीं पता कि सेक्शन क्या लगेगा मेरे ऊपर, लेकिन मुझे मालूम ये गुनाह है, मुझे चालान लग सकता है या मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया जा सकता है। तो ये दो चीजें हैं कि क्राइम क्या है, तो वैसे ही साइबर के ऊपर क्या चीजें क्राइम में कन्वर्टेड हो सकती है जिससे मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, आइदर मॉनेटरी या क्रिमिनल पनिशमेंट। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका अभी डेली लाइफस्टाइल हो चुका है। हम लोग इंटरनेट या साइबर के बिना नहीं रह सकते। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर ये लॉकडाउन में सपोज सब कुछ बंद हो गया और अगर इंटरनेट भी बंद कर दिया होता तो क्या हालत होता। एक अलग से एक अलग वॉर हो गया होता, अंदर ही सिविल वॉर हो गया होता। तो आप सोचिए ये हमारी जरूरत हो गई है, यहां तक कि बाथरूम तक इंटरनेट बैठ के लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। तो हमें ये करना है कि जितना हो सके उतना ऑनलाइन या जो भी है फैसिलिटीज का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। जी सर, मैं कुछ और सवाल लूं उसके पहले आप कुछ बहुचर्चित साइबर क्राइम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अभी इंडिया के अंदर तो अगर हम देखें, मोस्टली जो केसेस आते हैं, जो रिपोर्टेड केसेस होते हैं या जो मीडिया में आते हैं, वो होता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। ऑनलाइन किसी ने फेसबुक फेक प्रोफाइल बना दिया, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, यही सारे केसेस सुनने में और पढ़ने में आते हैं। लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये तो बच्चों का खेल हो गया है, इससे बड़े बड़े क्रिमिनल क्राइम्स हो रहे हैं। अभी आप फॉर एग्जांपल देखिए, अभी कोविड के अंदर भी ड्रोन्स को घुमाया गया था टू सी बाय द पुलिस कि भाई क्या कहाँ पे क्या हलचल हो रही है, गैदरिंग तो नहीं हो रही है। अब आप यही इमेजिन कीजिए, द सेम वे क्रिमिनल्स कैन ऑल्सो यूज द ड्रोन्स। वो आपको ड्रोन्स के जरिए अटैक कर रहे हैं। ओवरसीज बहुत कुछ हो रहा है, अटैक कर रहे हैं, आपको रॉब कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं। ड्रोन आके आपको गन बता के पैसे लेके चले जाता है।
उस टाइम पे आपके पास कोई कानून लूटा। तो ये केसेस हो रहे हैं। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केसेस में हैंडल कर रहा हूं, उसके अंदर है कि आपको मशीन फॉलो कर रही है, आपकी सारी चीजें कहीं ना कहीं लीक हो रही है, लोग आपको फिर मैसेजेस करते हैं, जो आप सोचते हो वो सामने वाले को कम्युनिकेटर है, जिस सोच रहे हो आप टाइप भी नहीं कर रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो, ये सारे क्राइम्स भी आ रहे हैं। ऑनलाइन हिप्नोटिज्म आ रही है अभी एट प्रेजेंट, आवाज सुन के आदमी मोहित हो जाता है और वो ट्रांजेक्शन कर बैठता है जो उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि सामने वाला कहता है उसको। ये सब चीजें हमने कभी सोची नहीं थी। आई टू आई कॉन्टैक्ट में भी आदमी को हिप्नोटाइज किया जा रहा है। ये सारे क्राइम्स हो रहे हैं एट प्रेजेंट। प्लस आप देखिए तो मॉनिटरी सबसे ज्यादा करके मॉनिटरी, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा ही इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं, आपके कंप्यूटर को स्टॉप कर दिया जाता है, प्लस आपसे फिर पैसे मांगे जाते हैं, आपको कहा जाता है उधर जाके पैसे इन्वेस्ट कीजिए। तो ये सारे क्राइम्स अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, पब्लिक के बीच में आए नहीं है, क्योंकि क्या रहता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक सक्सेस नहीं मिला है कि कहाँ किधर जाके इन्वेस्टिगेट करना, कहाँ पे बैठे होंगे वो क्रिमिनल्स, जिसकी वजह से ये बाहर पब्लिक तक नॉलेज नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत कुछ हो रहा है बाहर। साइबर वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, हमने देखा है अगस्त में ही कि क्या जैसे दो मेजर कंट्रीज ने साइबर वॉर किया था कि कैसे ऊपर, और भी लोगों को लगता है साइबर वॉर में हमें क्या होने वाला है, बहुत कुछ होते हैं, आपके सारे सब कुछ फेलियर कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी लॉकडाउन, आपके टेलीकम्युनिकेशन लॉकडाउन, ये सारा कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है। अभी आप एग्जांपल देख सकते हैं, कोविड एक छोटे से वायरस ने सबको बर्बाद कर दिया। इसमें कोई देयर इज विल बी वॉर विदाउट ब्लड, और वही हो रहा है। और साइबर बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, क्योंकि अभी हम सब लोग हवा में उड़ रहे हैं और हवा के अंदर ही सब कुछ करने वाले। जी सर, जब एक स्टूडेंट हॉस्टल में जाता है तो उसकी मंशा होती है कि वो वहाँ पढ़ाई करे, लेकिन हैकर वहाँ तक भी पहुँच जाता है। एक ऐसा केस हुआ था जब पावर प्लग को हैक किया गया और उससे पूरा हॉस्टल के जितने भी स्टूडेंट, जितने भी मोबाइल, सब हैक हो गए थे। उस केस के बारे में सर बताइए। ये जैसे अभी यही है, और प्लस एक बहुत बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी है, मुंबई के अंदर ही है जी। उसके में भी कम से कम 1500 ऑफिसेज होगी उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट के कॉम्प्लेक्स के अंदर। वहां पे भी सडनली जो लैंडलाइन का बिल था वो करोड़ों में आने लग गया, और फिर बाद में जब जांच हुई तो पता चला सैटरडे संडे पब्लिक हॉलीडेज के दिन वो कॉल्स किए जा रहे हैं, और वो सारे इंटरनेशनल कॉल्स होते हैं, जबकि सैटरडे संडे जो सारी 1500 की 1500 ऑफिसेज बंद होती है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हैकर ने उनका पूरा ईपीबीएक्स सिस्टम हैक कर दिया गया था, और क्योंकि आजकल सब कंप्यूटराइज्ड है, मैन्युअली कुछ भी नहीं है, वो हैक करके पूरा लीज लाइन, जो भी लीज लाइन से लाइंस डाइवर्ट हो रही थी ऑफिस में, वही सर्वर यूज करके इंटरनेशनल कॉलिंग फैसिलिटीज दे रहे थे लोगों को, जिसकी वजह से बिल आ रहा था यूजर्स को और पैसे ले रहे थे क्रिमिनल्स, वो बेच रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपको यूएस से बात करनी है, आपको $1 में यूएस से बात करो। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो और प्लस अभी जो आपने केस बताया वो एक हॉस्टल का है, बहुत बड़ा हॉस्टल है, नाम नहीं बताऊंगा। उसके अंदर भी जैसे चार्जिंग में प्लग में डाला, हर इंसान रात को मोबाइल चार्जिंग करके सोता है, चार्जिंग में डाला, मॉर्निंग में सबको कॉमन मैसेज आने लगा, सबको कॉमन मैसेज है। तो उसमें फिर बाद में जो डीन था उनको ये बोला कि कुछ तो डाउट है, दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनका चार्जिंग का जो मीटर था, जो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी कंप्यूटराइज है आज की तारीख में, उधर ही हैकर ने उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, उसको हैक कर दिया था और वायरस डाल दिया था, जिसकी वजह से सबके मोबाइल का डेटा लीक हो चुका था, और कॉमन मैसेजेस सबको भेज दिए उसने कि कांग्रेचुलेशंस यू आर हैक। जी सर, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन एग्जाम में भी साइबर सिक्योरिटी 360 डिग्री के बारे को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। सर, ये साइबर सिक्योरिटी 360 डिग्री क्या है? देखिए अभी साइबर सिक्योरिटी तो अभी जैसे यूपीएससी एग्जाम है सब ऑनलाइन हो रही है एट प्रेजेंट, क्यों उसके अंदर कैसे है, आप इमीडिएटली आप एग्जाम दो, आपको विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर में आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको इंटीमेशन मिल जाता है। तो बैकएंड के अंदर कहीं ना कहीं जो सर्वर कंप्यूटर ओनली रीचेक्स ऑल योर पेपर्स एंड ऑल एवरीथिंग, आपका डेटा वो स्टडी करता है। तो उसके अंदर है कि सिक्योरिटी, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम के लिए अपेयर कर रहा हूँ और मैं वो सर्वर हैक कर दूं या उसको कॉम्प्रोमाइज करवा दूं, मैं विदाउट एग्जाम में, मतलब एग्जाम दिए बगैर ही मैं पास हो सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई द सिक्योरिटी हैज टू बी फॉलोड अप ओवर देयर। तो इसे वो 360 डिग्री सिक्योरिटी कहा जाता है।
मतलब 24 घंटे आपको सिक्योर्ड रहना है उसके अंदर। तो सर ऐसा हो रहा है क्या कि स्टूडेंट बिना एग्जाम दिए पास हो रहे हैं? बहुत बहुत है, बहुत केसेस हुए हैं। जी। हमारे वकालत में भी बहुत से लोग पास हो चुके हैं विदाउट एग्जाम दिए। तो अभी मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत जगह पे हुआ है ये। तो सर इंस्टीट्यूशन को क्या ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो उसके लिए? मेन है आपको कि आप क्या यूज कर रहे हो आपका डेटाबेस। जैसे अभी फॉर एग्जांपल देता हूँ, बहुत से इंस्टीट्यूट जो व्हाट्सएप के ऊपर एग्जाम्स ले रहे हैं अभी, ये रिसेंटली 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर एग्जाम लिया जाता है। आपको एक लिंक भेजा जाता है व्हाट्सएप के ऊपर, आप क्लिक कीजिए, आपको क्वेश्चन, आपका खाली नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपको क्वेश्चन आते हैं, रेडियो बटन होते हैं, आप क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपका हो गया। अब ये सोचिए, ये कहीं ना कहीं तो बैकअप में जा रहा है। किसके पास जा रहा है ये डेटा? व्हाट्सएप के जरिए आपको लिंक भेजा जा रहा है, एक वेबसाइट के अंदर ये पर्टिकुलर एग्जाम पेपर खोला जाता है। ये डेटा जाता कहाँ पे? तो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को वो ध्यान रखना है कि कोई कॉन्फिडेंशियल, और ये जहां तक हो सके ये कॉलेज प्रीमाइसिस के अंदर ही रखा जाए। जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसको कॉलेज के अंदर ही एम्प्लॉय किया जाए, बाहर थर्ड पार्टीज को ना दे, क्योंकि थर्ड पार्टीज को देंगे एवरीथिंग कैन बी परचेज्ड। जी सर, आप जिस तरह से आज इसका विश्लेषण कर रहे हैं, पूरा परिदृश्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण लग रहा है। पिछले 24 वर्षों से आप एज ए साइबर एक्सपर्ट सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आने वाले 24 वर्ष आपको कैसे दिखते हैं सर? क्या बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा समय? मुझे नहीं लगता मेरे बाल भी बचेंगे क्योंकि आने वाला 24 तो बहुत दूर हो गया, तब तक तो पता नहीं मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर ही बता दो, इतना ड्रास्टिक चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड में हमने रॉबोट्स देख लिए। आप देखो बहुत से रेस्टोरेंट में, बहुत से हॉस्पिटल्स में रॉबोट्स हैव एंटर्ड इनटू इट। नर्सिस का काम रॉबोट्स कर रहे हैं, डिलीवरी का काम मतलब जो मेडिसिन डिलीवर करना है या कोविड पेशेंट्स को कोई भी सामान पहुंचाना है वो रॉबोट्स कर रहे हैं। बैंक्स के अंदर भी रॉबोट्स आ चुके हैं। तो आप सोचिए, अगर ये रॉबोट को ही अगर हैक कर दिया जाए, किसकी दवा किसको देना है, कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब चीजें होने वाली है। वी हैव टू स्टे विद इट। और टेक्नोलॉजी कभी रुकता नहीं है, ये पानी का बहाव है। उसे हमने रोकने की कोशिश की तो बर्स्ट हो जाएगा। हमें सावधानी से चलना है, उसका मिसयूज नहीं होना है। चलिए सर, इसी बीच दर्शकों का सवाल लेते हैं। दिल्ली से हमें मनिंदर जी जैन साहब ने एक सवाल भेजा है। वो ये जानना चाहते हैं कि बैंक से किसी कस्टमर का साइबर अटैक के थ्रू उसकी वजह से पैसा निकल जाता है, तो वो बैंक कितना जिम्मेदार है उस पैसे को वापस लाने के लिए? जहां तक अगर आप आपका डेटा शेयर नहीं कर रहे हो या आपका ओटीपी या क्रेडेंशियल शेयर नहीं कर रहे हो, तब तक आप सिक्योर्ड है, तब बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर आपने जैसे ही अगर आपका डेटा शेयर किया तो बैंक इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। ये आरबीआई का सर्कुलर कहता है। और अगर आपने कुछ भी शेयर नहीं किया फिर भी आपके पैसे चले गए, तो आरबीआई का सर्कुलर कहता है कि आपको 3 दिन के अंदर बैंक को आपको पैसा क्रेडिट करना है वापस, कितना भी अमाउंट हो। और प्लस, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स ये करना है, आपको साबित करना है कि आपके अकाउंट में से पैसे गए थे, दैट ऑल्सो आपके नॉलेज और आपके परमिशन के बगैर। और उसमें भी अगर रेमेडी नहीं मिलती है, बैंक नहीं देता है, तो आईटी ट्रिब्यूनल्स है हर स्टेट के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिब्यूनल्स है, वहां जाके पिटीशंस फाइल कर सकते हैं और डैमेजेस और कंपेंसेशन दोनों क्लेम कर सकते हैं उसके अंदर। जी सर, राजीव भंडावत जी इंदौर से एक सवाल भेजा है। वो ये जानना चाहते हैं कि आज हमने देखा है कि फेसबुक हो, सोशल नेटवर्किंग साइट हो, कुछ लोग वहां आते हैं, एक्सेस करते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं, उनके फोटोग्राफ्स के फेस चेंज करते हैं और वो कुछ दूसरा ही रूप लेकर दूसरी जगह उस चीज को भेज दिया जाता है और फिर बाद में ब्लैकमेलिंग जैसे केसेस भी आम बात हो गई है। तो ऐसे में सर कैसे इससे बचा जा सकता है? सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, फेसबुक के या कोई भी मीडिया के ऊपर अगर आप आपके फोटोग्राफ्स अपलोड करते हो तो प्लीज सिक्योरिटी को ध्यान करके कीजिए। आप उस के अगर कोई डाउनलोड करके उसको यूज करने की कोशिश करे तो वो फोटोग्राफ फट जाएगा, मतलब वो चेहरा बचेगा ही नहीं, वो पूरा फट जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का फोटोग्राफ को अपलोड कीजिए। सेकेंडली, सिक्योरिटी ऑप्शंस, आप हर कि कोई आपके प्रोफाइल पिक्चर को या आपके पिक्चर्स को डाउनलोड ना कर सके। सिर्फ व्यूइंग फैसिलिटी दीजिए, डाउनलोडिंग फैसिलिटी मत दीजिए, ताकि मॉर्फिंग ना हो। इस पर्टिकुलर क्राइम को मॉर्फिंग कहते हैं, चेहरा किसी और का, शरीर किसी और का। जी सर, एक दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि ईमेल में पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो उसको लेकर ही वो टेंशन में आ गए और उन्होंने अभी अभी हमसे ये पूछा है कि उनकी तो सारी जानकारी मेल पर है, तो ऐसे में उनका मेल कितना सुरक्षित है? देखिए, बहुत है, अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो केसेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, करीबन मैं एट प्रेजेंट 12 से 13 केसेस हैंडल कर रहा हूँ, जिसमें ऑलरेडी मेरे 2 क्लाइंट्स ने सुसाइड कर चुके हैं
क्योंकि वो 24 घंटे वो नहीं सहन कर सके, उनको 24 घंटे कोई देख रहा है या सुन रहा है। ईमेल ऐसी चीज है जो आप 24 घंटे चालू रखते हो, सिंक्रोनाइज मोड में होता है आपके मोबाइल के अंदर। जहां तक अगर जरूरत ना हो, ब्राउजर के जरिए अपना ईमेल खोलिए, लॉग आउट कीजिए, क्योंकि ईमेल आपका सारा इंफॉर्मेशन लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मोबाइल गुम हो गया और आपका जीमेल अकाउंट है, गूगल इमीडिएटली आपका मोबाइल को फाइंड माय डिवाइस, मतलब गूगल को पता है आपका मोबाइल कहाँ घूम रहा है, आपके मोबाइल के अंदर डेटा किधर है, इरेज माय डेटा, वो फैसिलिटी भी ईमेल आपको दे रहा है। इसके लिए ईमेल के अंदर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ये मत सोचिएगा कि कोई मुझे देख नहीं रहा है या कोई मुझे पढ़ नहीं रहा है। एवरीवन वॉचेज यू। एवरीवन मतलब जिस कंपनी का आप यूज कर रहे हो वो आपको वॉच करता है। हो सके फाइनेंशियल कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो तो इमीडिएटली टेली कम्युनिकेशन का भी यूज कीजिए। सामने वालों को फोन करके बोलिएगा कि ये मैं रेमिटेंस कर रहा हूँ या रेमिटेंस आप मुझे करने वाले हो, ये मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स है। कंफर्मेशन के बाद ही ट्रांजेक्शन कीजिएगा, क्योंकि ईमेल फ्रॉड्स में ज्यादा करके ये बहुत हो रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंट डिटेल्स कुछ और जाती है और पैसा किसी और अकाउंट में चला जाता है। पर्सनल बातें शेयर मत कीजिएगा। स्पैम मेल्स मत खोलिए, मत क्लिक कीजिए किसी भी अननोन अनवांटेड ईमेल्स के ऊपर, क्योंकि लॉटरी का लालच देते हैं, नौकरी का लालच देते हैं। और प्लस अभी तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम से ईमेल भेजा जाता है कि आपका हॉटमेल अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ईमेल कभी आपका एक्सपायर नहीं होता है। आप उस पर वेरीफाई करके बटन आता है, उस पर क्लिक मत कीजिए। जैसे क्लिक करोगे आपका सारा डेटा चला जाता है। तो ये जानकारी रखना है। प्लस आपके जितना भी हो सके ईमेल के हेडर फुटर पे ध्यान रखिए कि कौन भेज रहा है आपको। अभी मेरा नाम से आ रहा है पंकज बाफना, आपको दिख रहा है पंकज बाफना, लेकिन एक्चुअल में बैकएंड में पंकज बाफना नहीं है, वो कोई अनोनिमस ईमेल आईडी है। तो जब एक ड्रॉप बॉक्स होता है, एक ड्रॉप बटन होता है ऊपर हेडर में, उस पर क्लिक कीजिए, आपको एक्चुअल ईमेल आईडी किसका है वो पता चलेगा। उसके बाद ही वो ईमेल को खोलिएगा। ये थोड़ी बता रहा हूँ ना, सुरक्षा रखोगे। जैसे कोविड में बोलते हैं ना, सोशल डिस्टेंस, यू टेक केयर योर योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ एवरीवन। तो वैसे ही ईमेल या टेक्नोलॉजी के जरिए में भी आपको सेम ध्यान ही रखना है। सर आपने बहुत सही कहा, इस तरह के फ्रॉड आए दिन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है सरकार और इंस्टीट्यूशन इसको लेकर सजग नहीं है, वो लोगों को बार बार बोलती है कि आपको अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना है, आपको हर चीज को बहुत संभाल कर रखना है। फिर भी आए दिन मोबाइल पर फोन आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आप अपने क्रेडेंशियल हमें बताइए, आपका अकाउंट यहाँ पर था लेकिन अभी केवाईसी नहीं दी है, तो आप अपने अकाउंट की केवाईसी दे दीजिए, तो या फिर ओटीपी आया तो ओटीपी दे दीजिए। तो सर ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदल पा रहे हैं, बार बार बताने के बाद भी सजग नहीं हो पा रहे? इसका कारण है कि इजी अवेलेबिलिटी। हमें लग रहा है हर चीज क्लिक ऑफ अ बटन पे होना चाहिए, वैसा नहीं होना। हर चीज क्लिक ऑफ अ बटन होता है ना, तो आपके साथ क्राइम भी क्लिक ऑफ अ बटन के जरिए ही होने वाला है। जैसे अभी मेरे पास अभी कल एक केस आया था, एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है, पेटीएम का केवाईसी मांगा उनसे ऑनलाइन, और भाई साहब ने ऑनलाइन केवाईसी लिंक पे क्लिक कर दिया, उसको आधार कार्ड भी शेयर कर दिया। शाम को पता चला 7 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में जो थे वो साफ हो गए। आप ये सोचिए, ऑनलाइन कोविड के अंदर भी कौन सा बैंक आपसे केवाईसी मांग रहा है। थोड़ा तो अपना एजुकेशन का इस्तेमाल कीजिए, पढ़े लिखे लोगों ये। और ये देखिए ज्यादा करके सब पढ़े लिखे लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। सबसे प्रॉब्लम है टाइम। लेकिन जब अगर पैसा जाएगा या कुछ हानिकारक हानि हो जाएगी, तब आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो इससे पहले ऐसा कुछ ना हो, प्लीज कोई भी चीज को ऑनलाइन विदाउट वेरिफिकेशन एक्सेप्ट मत कीजिए। कोई बैंक आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन केवाईसी नहीं मांगता है। केवाईसी इन पर्सन ही देना चाहिए, बैंक में जाके ही देना चाहिए। अभी वॉलेट्स भी मांग रहे हैं, तो वॉलेट्स के ऑथोराइज सेंटर्स है, वहां पे जाके देना है आपको। तो ये है। प्लस टेलीकॉलर्स पे भरोसा नहीं करना है कभी भी। जैसे आता है इमीडिएटली डिस्कनेक्ट और ब्लॉक कर दीजिए, उसके साथ बहस मत कीजिए। जितना बहस करोगे उतना उसको एक्सेस मिलेगा आपके साथ में ऑनलाइन रहने का। तो ये थोड़ी तो ये सावधानी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सर अभी एक सवाल आया है, कौन सा एंटीवायरस ऐप सबसे बेस्ट है सर? ऐसा कोई पर्टिकुलर है ये नहीं रहता है। कोई भी एंटीवायरस खरीदिए, आपको सिंपल है, पेड वर्जन लीजिएगा बस। सिंपल मेरा कहना है, पेड वर्जन। सारी एंटीवायरस आपको सेम फैसिलिटीज देती है। सबका मुद्दा होता है हैकर्स से, साइबर क्रिमिनल से आपको बचाना। जैसे अभी आप सरदर्द के लिए क्रोसिन लीजिए, एनएसिन लीजिए, जो भी है उनका काम है सरदर्द रोकना। द सेम वे एंटीवायरस है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड का ऐसा नहीं है। लेकिन गो फॉर अ पेड वर्जन, फ्री वर्जन पे मत जाइएगा।
सर एक बात यहाँ आपसे समझना चाहेंगे कि जब कोई इस तरह के साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो उसे सबसे पहले कहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास कौन-कौन से लॉ के एक्ट और कौन-कौन से अधिकार सुरक्षित है? क्योंकि इसकी जानकारी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास बहुत बड़ा एक समुदाय है जो इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखता है। देखिए, सबसे मेन चीज है, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एट प्रेजेंट मेरे हिसाब से 90% लोगों को पता नहीं क्या करना है। उन्हें एक ही चीज होता है, मेरे साथ कुछ हुआ तो सीधा पुलिस स्टेशन जाना है, जी, पुलिस में जाके कंप्लेन लॉन्च करना है। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाना है, प्रॉपर फॉर्मेट में जाना है। बस ऐसे नहीं कि आप चल दिए और बोल दिए मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, ये क्राइम हुआ। नो, आपको, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है, आपको एविडेंस लेके जाना है साथ में। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आप फोर्स डालोगे पुलिस के ऊपर, ठीक है, वो कंप्लेन ले लेंगे, उसके बाद क्या? इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जस्ट टेकिंग आपका एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी, उससे करेंगे क्या आप उसको? आपको रेमेडी मिलना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको अभी सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, www.cybercrime.gov.in। आपको ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं आप। उसके अंदर आपको जो भी आपके साथ में हुआ है, स्पेशली लेडीज और सीनियर सिटीजन को बहुत ध्यान में रखा गया है, जो भी क्राइम हुआ है आपको उसके अंदर फॉर्म भर दीजिए, आपका सब आपके डिटेल्स भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। वो पर्टिकुलर सर्वर से वो डिटेल जाएगी आपके स्टेट आईजी के पास, और वहां से आपके लोकल पुलिस स्टेशन तक जाएगी, और पुलिस स्टेशन विल कॉल यू अप। आपको फोन आएगा पुलिस स्टेशन से कि आपने ऐसा कंप्लेन लॉन्च किया था, हमारे पास कंप्लेन आई है, काइंडली आप आ जाइए हमारे पास, क्या कंप्लेन है, डॉक्यूमेंट्स लेके। अगर आप, इफ यू आर अ वुमन और अ सीनियर सिटीजन, आपको पुलिस स्टेशन भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको जहां भी उनको बुलाना है वो आपके यहाँ पे आएंगे, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां आके आपकी कंप्लेन लॉन्च करेंगे। तो cybercrime.gov.in, ये वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन अपनी लॉन्च कर सकते हैं। सर कार्तिक पुरवाल जी ये जानना चाहते हैं कि आजकल हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है, क्या ये सही है और ये कितना सुरक्षित है आधार कार्ड नंबर दे देना? नहीं, कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि कोई भी मैंडेटरी आधार कार्ड मांग नहीं सकता है। लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आधार कार्ड के बगैर आपका काम नहीं होगा। अगर कोई मांगता है, इमीडिएटली आप जाके गूगल पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बता सकते हो उनको कि भाई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आप उनसे मांग नहीं सकते। जी। सर जो युवा साइबर, आप तो साइबर एक्सपर्ट है सर, जो 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 युवा साइबर लॉ में अपने भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं, उनका मार्गदर्शन कीजिए सर। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आज फ्यूचर यही है, भले वो लॉयर हो कि कोई भी प्रोफेशन में हो, भले मेडिकल फील्ड में भी हो, उसको साइबर की जानकारी रखना जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है आप विक्टिम हो, आप गलती से भी मुजरिम साबित हो सकते हो। कोई और आपका आईडी यूज करे, कोई और आपका डिवाइस यूज करे और आपको फंसा सकता है। तो वो प्रोफेशन नहीं देखेगा कौन है सामने वाला। तो इसके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली लॉ का, थोड़ा सा लॉ का जानकारी रखना जरूरी है। जैसे किसी को भी कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखना, वो एक गुनाह है। किसी को कुछ भी शेयर करना विदाउट वेरिफिकेशन, वो एक गुनाह है। आप किसी का डेटा चोरी कर रहे हो, वो एक गुनाह है। ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें, इसके लिए कोई लॉ की डिग्री लेना जरूरी नहीं है। बेसिक चीज, जैसे मैंने बोला ट्रैफिक रूल्स सबको पता है, आज चलाने वाले को भी और नहीं चलाने वाले को भी पता है कि लाल सिग्नल मत तोड़ना। बाजू में जो पैसेंजर बैठा रहता है वो बोलता है लाल सिग्नल मत तोड़ना, वो गुनाह है। वैसे ही साइबर का भी ये थोड़ी बेसिक जानकारी सबको रखना जरूरी है। स्पेसिफिकली जिसको इस लॉ फील्ड में अगर आना है, लीगल प्रैक्टिस में आना है, तो दे शुड अंडरस्टैंड, जो नॉर्मल लॉ का कोर्स है वो तो करना ही है। जितनी हो सके जानकारी साइबर के बारे में मिल सके, कोर्सेज कीजिए कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ में। लेकिन खाली लॉ की जानकारी आपको हेल्प नहीं करेगी, इसके साथ में टेक्निकल थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं साइबर फॉरेंसिक्स। क्योंकि अगर आप केस तो स्टडी कर लोगे, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करोगे? हर जगह आप पुलिस या लीगल एनफोर्समेंट एजेंसीज का हेल्प नहीं ले सकते। एज अ लॉयर, अगर आप ये एक्स्ट्रा एडवाइस आपके क्लाइंट को दोगे तो दैट विल बी एडेड एडवांटेजेस। एक भरोसा आ जाएगा क्लाइंट को आपके ऊपर। तो फॉरेंसिक का कोर्स भी करना मेरे हिसाब से इट विल बी एडेड एडवांटेज। जी सर। सर जैसा अभी आपने सीनियर सिटीजन की बात कही, तो ज़्यादातर फ्रॉड भी हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन के साथ होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होती। तो क्या लॉ में उनके लिए कुछ अलग से कुछ प्रावधान है सीनियर सिटीजन के लिए?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज टेक्नोलॉजी का कानून है ये। टेक्नोलॉजी भले मोबाइल एक 65 साल का बुजुर्ग इस्तेमाल करे या 15 साल का बच्चा, वो मोबाइल के कानून के इसमें आता है। तो देयर इज नो स्पेशल एक्ट रिलेटेड टू साइबर। सर, आज आपने एक बात को बहुत ही ज्यादा वजन डाल के कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐप की जरूरत नहीं है तो उसे उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उसको जरूरत है। तो हम अपने दर्शकों को कहते हैं आज कि जितनी ऐप का उपयोग हो उतना ही करें, बाकी सब अभी डिलीट करें। वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो अपने ऊपर है। लेकिन मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है, मत रखिए, बंद कर दीजिए, उस ऐप को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो आपका बैकएंड में क्या कर रहा है आपको पता नहीं रहता है। जी सर। सर, एक और सवाल ले लेते हैं जो अजय जी जोशी जी ने पूछा है। वो ये जानना चाहते हैं कि मेल आईडी मोबाइल में हमेशा खुला रहता है और आजकल बैंक और सारी फाइनेंशियल कंपनी भी मेल भेजती है, तो इस मेल को सेव कैसे करें? देखिए, आपके सबसे पहले जैसे आज की तारीख में सबके पास 2 मोबाइल होते हैं, 2 सिम कार्ड होते हैं, ड्यूल सिम कार्ड हैंडसेट यूज करते हैं। वैसे ही हमेशा अपने पर्सनल ईमेल्स को अलग रखिए, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ईमेल्स को अलग रखिए। दोनों को क्लब मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपको फाइनेंशियल ईमेल्स को कहाँ आपको यूज करना है। पब्लिक ब्राउजर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज मत कीजिएगा। अपने ही डेस्कटॉप या लैपटॉप जो आप रेगुलर यूज करते हो उसी के अंदर उसको यूज कीजिए। और नॉर्मल जो पर्सनल ईमेल है जो नॉर्मल लोगों को दिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी मार्केटिंग पर्पस के लिए, वो आप कहीं भी एक्सेस करो, उसका कोई मतलब हैकर विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर मेन फाइनेंशियल गेन्स इन दैट। तो एडवाइस है कि सेग्रीगेट करो, फाइनेंस को अलग रखो और पर्सनल को अलग रखो, कंबाइन मत कीजिए। जी सर। सर, एक और सवाल लेते हैं। ममता सुराना, लेडीज को फेसबुक पर रहना चाहिए और साथ ही साथ क्या सावधानी रखनी चाहिए? लेडीज है तो जेंट्स पीछे पीछे आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऑब्वियसली इसमें कोई जेंडर इशू नहीं है कि लेडीज को ही रहना चाहिए, जेंट्स को नहीं। मेन चीज मैंने आपको जैसे बताया, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपको थोड़ा कंट्रोल उस पर रखना है। कोई भी चीज को पोस्ट मत कीजिए। एक एग्जांपल देता हूं, क्या आप आपकी हर पूरे दिन की हरकतें न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे? नहीं। तो वो एक समझिए आपके प्लेटफॉर्म है, पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। आप उसकी जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए फैमिली फोटोग्राफ्स। फैमिली फोटोग्राफ अवॉइड कीजिएगा। फेसबुक को यूज कीजिए आपके नॉलेज के लिए एज वेल एज गुड नेटवर्किंग। आपके प्रोफेशनल लाइफ को उसको मार्केट कीजिए उसके अंदर। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप क्या काम कर रहे हो उसके बारे में हाईलाइट कीजिए। आप पर्सनली क्या कर रहे हो, मैं आज ये अभी तो रेस्टोरेंट और ये सब का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन पहले आज से 3 महीने पहले अगर देखेंगे, क्या खाना खाया वो भी फेसबुक पे डालते थे, क्या साड़ी पहनी वो भी फेसबुक पे डालते थे। इसको थोड़ा एक लिमिटेशन में रखिए, क्योंकि प्लस मेन चीज, आप किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो वो जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कोई भी किसी के म्यूचुअल फ्रेंड है वो देख के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो गलत है। उसका म्यूचुअल फ्रेंड आपका फ्रेंड होगा, नॉट नेसेसरी। और मैन इन डिसगाइज, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सामने वाले को जानते हो तो ही एक्सेप्ट कीजिएगा, वरना मत कीजिए। स्पेसिफिकली फॉर लेडीज आई एम टेलिंग। आप अगर नहीं जानते हो इग्नोर कर दीजिए। कोई कंपटीशन नहीं है कि इसके 1000 फ्रेंड्स है तो मेरे भी 1000 होने चाहिए। आपको आपके ही लोगों के बीच में आपके क्रिएटिविटी शेयर करनी है तो उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट कीजिए या रिक्वेस्ट उन्हीं लोगों को भेजिए जिनको आप पर्सनली जानते हो या पर्सनली मिले हो कहीं पे भी। तो ये एक रिक्वेस्ट है। और मेन चीज है फोटोग्राफ्स, सिक्योरिटी ऑप्शंस। अपने फोटोग्राफ कोई और तीसरा डाउनलोड ना कर सके। प्रोफाइल पिक्चर को लॉक कर दीजिए, ताकि देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ लॉकिंग प्रोफाइल पिक्चर्स, ताकि कोई आपका फोटोग्राफ यूज करके कोई और फेक प्रोफाइल बना के कम्युनिकेशन ना करे। जी सर। सर, हम आपसे विदा लें इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी दर्शकों को एक संदेश दें। सब मेन यही है कि साइबर आज हमारा जीवन है। उसके बगैर जैसे अ मैन विदाउट नॉट ओनली अ मैन, अ ह्यूमन बीइंग विदाउट अ हार्ट। हम जितना जैसे हम हार्ट का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ये मत खाना, तेली चीज नहीं खाना है, घी की चीजें नहीं खानी, वैसे ही हमारे खुद के यूजेज हमें जितनी जरूरत है उतना ही यूज कीजिए। नहीं जरूरत है उसको शट डाउन करके रखिए। वाईफाई को पुट ऑफ कीजिए रात को सोते वक्त। प्रिकॉशन जितना रख सकोगे उतना ही आप सुरक्षित रहोगे, वरना
जाने अनजाने में भी आप विक्टिम बन सकते हो या आप अक्यूज बन सकते हो। अक्यूज मतलब मुजरिम बन सकते हो, और उस टाइम पे नो लॉ कैन हेल्प यू आउट। तो इतना ही संदेश है कि प्लीज उतना ही यूज कीजिए जितनी जरूरत हो। सर, इस कार्यक्रम को करने करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि अगर आपका नॉलेज, आपकी जानकारी, आपका अनुभव किसी को काम आ सके, और वो आगे उसे अपनी जिंदगी में उतारे, और वहां पर उसके साथ उसे अपनी जिंदगी में उतारे और उसका उपयोग करें। अगर आप अगर आपके पास भी कुछ सवाल है, और अगर आपको लगता है कि आप साइबर क्राइम में उलझे हुए हैं और आपको कहीं से भी मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप हमें लिखिए knowledgeinfomedia@gmail.com पर। हम आपके सवाल हमारे साइबर एक्सपर्ट पंकज एडवोकेट पंकज बाफना साहब के पास भेजेंगे। वो आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे और आपको इस कानूनी चुनौती से बचाएंगे। सर, जाने के पहले एक सवाल और ले लेते हैं। काफी सवाल आए हमारे पास, आज मैं सवाल ले नहीं पा रहा हूँ, इतने सवाल आए। लेकिन एक सवाल में लेने जाते जाते एक सवाल अशोक जैन जी का ले लेते हैं। वो लेकिन ये ऑलरेडी आपने उस टाइम पे इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा है, इसके लिए हमें उनका सवाल लेना चाहिए। वो अभी के वक्त जूम का बहुत उपयोग कर रहे हैं। रोज उनकी मीटिंग जूम पर ही हो रही है, और वो अभी जूम को लेके ही, अभी जो आपने बताया उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि कितना समय। देखिए, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन खराब नहीं है। लोगों ने कहा कि जूम डेटा लीकेज करता है, गवर्नमेंट ने भी ये किया, लेकिन गवर्नमेंट सही थी क्योंकि उनके प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती है। बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स है गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट की होती है या जुडिशरी की होती है, वो उस प्लेटफॉर्म पे ना करे। और दूसरा, मीडिया के जरिए से बाहर आया कि इट्स द सर्वर उसका चाइना के अंदर है, इसके लिए यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं। अगर आप देखो, आप जो हैंडसेट यूज करते हो या लैपटॉप यूज करते हो, उसका कहीं ना कुछ पार्ट चाइना में ही बनता है। तो आप वो सब कुछ अगर यूज करना छोड़ देंगे तो आप विदाउट टेक्नोलॉजी रह जाओगे। वैसा नहीं है, कोई भी ऐप आपको नहीं। मैं जूम के ऊपर ही मेरा मोस्टली मीटिंग्स कंडक्ट होती है, कोई हानिकारक नहीं है। एक ही है कि आपका डेटा, आप जैसे मैंने कहा, होस्ट कौन है, होस्ट को देख के आप ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, खाली जूम नहीं। देखिए कि वो होस्ट को सिक्योरिटी फीचर्स पता है कि नहीं है, कि कोई भी अनोनिमस आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जूम प्रॉब्लम दे सकता है। आप बेझिझक जूम यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक इसका जरूर उपयोग करेंगे। सर, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमसे जुड़े, सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।